कहानी की शुरुआत में हम मार्टिन्स नाम की एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो इस वक्त अपनी टीम के 2 और मेंबर्स मेजर रॉबर्ट और ट्रिनी के साथ ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से टाउन में पहुंची। उन्हें खबर मिली थी कि इस इलाके में एक बेहद खतरनाक तरह की फंगस देखी गई है। बताया जाता है कि सालों पहले नासा की एक टूटी हुई सैटेलाइट का एक हिस्सा यहाँ पर क्रैश हुआ था। शायद उसी से ये फंगस निकली है। इसके बाद तीनों ने हैजमेट सूट पहन लिए और अपने बॉडी कैम्स को ऑन करके पूरे इलाके को सर्च करना शुरू किया। जब ग्रुप ने पूरे इलाके को चेक किया तो वहाँ 14 घर और 12 गाड़ियाँ थी, लेकिन उन्हें एक भी इंसान नहीं मिला। फिर आखिरकार उन्हें वो टैंक मिल गया। मार्टिन ने देखा कि लोकल लोगों ने उसे आलू और साबुन से बना हुआ लिक्विड बनाकर साफ करने की कोशिश की थी। फिर मार्टिन्स ने एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से टैंक को ध्यान से देखा। थोड़ा जांचने के बाद उसे समझ आया कि आलू का वो मिक्सचर टैंक के अंदर लीक हो गया था और उसी ने फंगस को बढ़ावा दिया। सिर्फ थोड़ा सा पानी मिलते ही वो फंगस बहुत तेजी से बढ़ सकता था। वहीं पर मार्टिन्स को एक हरा निशान भी दिखा। उसने रॉबर्ट से कहा कि इसे पकड़ के रखो ताकि मैं करीब से देख पाऊं। करीब से देखने पर उसने बताया कि वो हरी फंगस बढ़कर म्यूटेट हो चुकी है। तभी अचानक वो फंगस हिलने लगा और उनकी तरफ झपटा। इससे मार्टिन्स डर कर तुरंत पीछे हट गई। फिर उसी वक्त ट्रिनी ने ऐलान किया कि उसे एक लाश मिल गई है। मार्टिन्स तुरंत उसके पास गई, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि थोड़ा सा फंगस उसके जूते पर लगा रह गया था। वो फंगस धीरे धीरे जूतों की सोल को नष्ट करता हुआ हैजमेट सूट के अंदर घुसने लगा। खैर, छत पर उन्हें एक लाश मिली थी जिसकी पूरी छाती बुरी तरह फटी हुई थी। साथ ही उसकी स्कल प्लेट्स भी टूटकर अलग हो चुकी थी। फिर रॉबर्ट ने आसपास देखा और उसे पता चला कि शहर के लगभग सभी लोकल लोग अपने घरों की छतों पर मरे पड़े थे और सबके जख्म बिल्कुल एक जैसे थे। फिर मार्टिन्स ने थ्योरी दी कि फंगस ने उन सबको छत पर चढ़ने के लिए मजबूर किया था और वहाँ उन्हें इंतजार करवाया जब तक उनके शरीर फट ना जाएं। इस तरह फंगस आसानी से आगे फैल सकता है। तभी अचानक उस मरे हुए आदमी का सर फट गया और उसके अंदर भरा हुआ फंगस बाहर दिखने लगा। इसके बाद मार्टिन्स वापस टैंक के पास गई ताकि सैंपल इकट्ठा कर सके। उसने बताया कि शायद दोबारा एंट्री के वक्त कोई फंगस टैंक के शेल में घुस गया होगा, जिसका मतलब था कि एक नई प्रजाति पैदा हो चुकी है। फिर जैसे ही सैंपल मिल गया तो ग्रुप वहाँ से निकलने लगा, लेकिन इसी दौरान फंगस मार्टिन्स के शरीर के अंदर घुस चुका था। उसे अचानक बहुत तेज गर्मी महसूस होने लगी। जल्द ही उसे चक्कर आने लगे और उसका चलना तक मुश्किल हो गया। तभी अचानक मार्टिन्स ने अपने हेलमेट के अंदर ही हरे फंगस की उल्टी कर दी। इसके बाद फंगस ने धीरे धीरे उसके दिमाग पर काबू कर लिया और अब वो बार बार सिर्फ एक ही शब्द बोल रही थी, स्प्रेड स्प्रेड। फिर मार्टिन्स जल्दी से गाड़ी की तरफ भागी। ये देखकर ट्रिनी ने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन जैसे ही मार्टिन्स गाड़ी चलाकर उसकी तरफ आई तो रॉबर्ट ने ट्रिनी को धक्का दे दिया। गाड़ी सीधा रॉबर्ट से टकरा गई, जिससे उसकी पीठ बुरी तरह जख्मी हो गई। अब वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर मार्टिन्स ने ट्रिनी की बंदूक छीनने की कोशिश की। ट्रिनी उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन रोक नहीं पाई। आखिरकार बंदूक मार्टिन्स के हाथ लग ही गई, लेकिन उसी पल मार्टिन्स को थोड़ी देर के लिए वापस होश आया और अब उसे समझ आ गया था कि उसने क्या कर दिया है। उसी पल उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया। मार्टिन्स ने अपने हैजमेट सूट की एयर ट्यूब हटा दी और उसके छेद में बंदूक चला दी ताकि वो अपनी कुर्बानी देकर फंगस को आगे फैलने से रोक सके। इसके कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि फौज उस टाउन में पहुंच गई थी ताकि फंगस के कुछ सैंपल्स इकट्ठा कर सके, और जैसे ही वो वहां से निकल गए तो पूरा टाउन उड़ा दिया गया। इसके बाद सैंपल को अमेरिका में एक कड़ी सिक्योरिटी वाली फैसिलिटी में ले जाया गया, जहां उसे कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया। इस तरह कई साल बीत गए और धीरे धीरे इस फंगस को भी भुला दिया गया। अब साल 2026 आ गया। अब वो जगह एक स्टोरेज कंपनी बन गई थी। एक सुबह हम ट्रेविस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो काम पर आया तो उसका मैनेजर ग्रिफिन उसे परेशान करने लगा। ग्रिफिन चाह रहा था कि ट्रेविस उसकी मदद करे क्योंकि वो बिल्डिंग को लूटने का प्लान बना रहा था, मगर ट्रेविस ने सीधा मना कर दिया। ग्रिफिन ने उसे धमकाया और आखिर में ट्रेविस को मजबूरी में सिर्फ इतना मानना पड़ा कि वो गैंग के लिए दरवाजा खोल देगा। फिर उस शाम मैरी अपनी स्टोरेज यूनिट को देखने गई। ट्रेविस उस वक्त वहीं था और उसने
उसने मैरी से थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मैरी अभी बहुत जल्दी में थी। फिर जब ट्रैविस उसे एलिवेटर तक छोड़ने गया तब उसे एक बीप करने की आवाज सुनी, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। उधर अपनी स्टोरेज यूनिट के अंदर मैरी ने अपने बूट से एक बंदूक निकाली। फिर उसने अपने मर चुके पति की फोटो देखी और धीरे धीरे उसे हैप्पी एनिवर्सरी विश किया। वो कुछ गलत करना चाहती थी लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई। तभी अचानक ट्रैविस को फिर से वही बीप करने की आवाज आई। इस बार उसने रेडियो से अपनी नई कोवर्कर नायोमी को कॉल किया। जल्द ही नायोमी लॉबी में आई, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। तब दोनों एक दूसरे से थोड़ी बातचीत करने लगे और नायोमी की नजर ट्रैविस के टैटू पर पड़ी। तभी नायोमी के फोन पर एक कॉल आया। उसने थोड़ी देर किसी से बहस की और फिर फोन काट दिया, लेकिन तभी नायोमी को भी वो बीप होने की आवाज सुनाई दी। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कैरोलिना में रॉबर्ट को अचानक गवर्नमेंट का फोन आया। उसने पहले अपनी पत्नी से कहा कि सब कुछ ठीक है। फिर उसने एक तिजोरी खोली और अपना पुराना सैटेलाइट फोन निकालकर अपने पुराने बेस को कॉल किया। वहाँ एबिगेल ने उसे बताया कि उन्हें टेम्परेचर में गड़बड़ी का अलर्ट मिला है। ये सुनकर रॉबर्ट काफी गुस्सा हुआ। उसने कहा कि इस फंगस को हल्के में लिया जा रहा है, मैंने देखी है, उसकी ताकत बहुत खतरनाक है वो। इधर फैसिलिटी में ट्रैविस और नायोमी को पता चल गया था कि ये बीप वाली आवाज दीवार के पीछे से आ रही है। इसी बीच नायोमी को दोबारा से कॉल आई। इस बार उसने कॉल को नजरअंदाज कर दिया और बताया कि ये उसके बच्चों के बाप का कॉल है। फिर उसने कहा कि दीवार को तोड़ के हमें देखना नहीं चाहिए कि आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन ट्रैविस ने इससे साफ मना कर दिया क्योंकि वो अपनी नौकरी नहीं खोने वाला इस सब के पीछे। इतने में नायोमी ने ट्रैविस का टैटू देखकर हिसाब लगा लिया कि वो शायद जेल से आया है। वो उससे लगातार गुजारिश करती रही कि देखते है ना, जब तक ट्रैविस मान नहीं गया। आखिरकार ट्रैविस औजार ले आया और दीवार में एक छेद कर दिया। उसी छेद के पीछे एक खुफिया कमरा मिला जिसमें एक बड़ा सा कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ था। तब ट्रैविस ने अंदर जाकर उसे देखा, लेकिन नायोमी को तुरंत समझ आ गया कि ये टेम्परेचर मॉनिटरिंग का कंट्रोल पैनल है। फिर जब उन्होंने दीवार का एक और हिस्सा तोड़ा तब नायोमी भी ट्रैविस के साथ कमरे में आ गई। ट्रैविस ने बताया कि ये बिल्डिंग पहले फौज इस्तेमाल करती थी। वहीं दीवार पर एक मैप लगा हुआ था और नायोमी ने तुरंत उसकी फोटो ले ली। जब उसका ध्यान गया कि नीचे और भी लेवल हैं, तो वो देखना चाहती थी कि आखिर क्या है यहाँ पर, लेकिन ट्रैविस ने बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन नायोमी फिर से उसे मनाने लगी। आखिरकार ट्रैविस गुस्से से बोल पड़ा कि मैंने लोगों की बात कुछ ज्यादा ही मानी है आज तक, और उस चीज ने मुझे जेल तक पहुंचा दिया। ये सुनकर नायोमी ने तुरंत अपनी जिद के लिए माफी मांगी, मगर फिर ट्रैविस को समझ आ गया कि अगर मैं नहीं गया तो ये लड़की बिना मेरे चली जाएगी। इसीलिए आखिर में वो उसके साथ चलने को मान गया। फिर जब दोनों एलिवेटर के नीचे गए तो नक्शा फॉलो करते हुए एक अलमारी के अंदर दरवाजा मिला। वो दरवाजा पहले से ही बंद लग रहा था। उस दरवाजे पर ट्रैविस ने एक जोरदार लात मारी और दरवाजा खुल गया। वहीं अंदर एक और खुफिया कमरा निकला। जैसे ही वो अंदर गए 1 सेकंड के लिए अलार्म बज गया। खैर फिर दोनों ने आसपास देखा तो वहाँ पर 70 के दशक के पुराने इक्विपमेंट पड़े थे, जिनके अंदर हैजमेट सूट्स भी थे। वहीं कॉरिडोर के आखिर में उन्हें नीचे जाने वाली सीढ़ी की एंट्रेंस मिली। जब उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो पता चला कि ये तो लगभग 500 फीट नीचे जा रही है। इसीलिए नायोमी ने ट्रैविस को पहले नीचे उतरने को कहा। आखिरकार नीचे पहुंचकर दोनों को एक दरवाजा मिला जिस पर लिखा था DTR एक्सेस ओनली। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि DTR है क्या, लेकिन फिर भी उन्होंने दरवाजा खोल दिया। वहाँ अंदर एक सील्ड चेम्बर था और एक बड़ी पाइप जिसमें बर्फ जैसा पानी बह रहा था। उधर एक कोने में कुछ चूहे पड़े थे जो फंगस से ढके हुए थे। वो बड़ी मुश्किल से हिल पा रहे थे क्योंकि उन सब की पूंछ एक दूसरे से उलझकर गांठ बन चुकी थी। यहाँ तक कि कुछ चूहे तो एक दूसरे को खाने भी लगे थे। तभी अचानक एक चूहा ट्रैविस की तरफ झपटा और ट्रैविस तुरंत पीछे हट गया। इसी बीच नायोमी चेम्बर के दरवाजे के शीशे से अंदर देखने लगी और उसने देखा कि एक अजीब सी फंगस हर दीवार पर फैल चुकी थी। दरवाजे पर भी थोड़ा फंगस लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही नायोमी उसे छूने वाली थी उसी पल ट्रैविस ने उसे रोक दिया। तब नायोमी ने बताया कि दरवाजा गर्म लग रहा है। ये सुनकर दोनों ने फैसला किया कि अब यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। वहीं बाहर माइक अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था और उसने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारा। फिर वो अपनी बंदूक को घूरने लगा और नायोमी को कॉल किया, जिससे खुलासा हुआ कि वो उसके बच्चों का बाप है।
मगर नायोमी ने कॉल नहीं उठाया तो माइक ने एक वॉइस मेल छोड़ दिया जहाँ वो चिल्ला ही रहा था कि नायोमी उसके फोन क्यों नहीं उठा रही। उसने बताया कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। तभी अचानक उसकी गाड़ी के ट्रंक से आवाज सुनाई देने लगी। वो चेक करने गया और ट्रंक का दरवाजा हिलता हुआ देखकर डर गया। जैसे ही उसने ट्रंक खोला तो पता चला कि जो बिल्ली उसे मरी हुई लग रही थी वो असल में जिंदा है। माइक ने उस पर गोली चलाने के लिए सॉरी कहा, लेकिन तभी बिल्ली ने पलट कर दिखाया कि उसके चेहरे का आधा हिस्सा फंगस की वजह से गायब हो गया था। अब बिल्ली ट्रंक से बाहर कूदकर जमीन पर फंगस की उल्टी करने लगी। फिर वो गाड़ी की छत पर चढ़कर एंटीना तक चली गई, जहाँ एंटीना ने उसके सर को चीर कर रख दिया। उसी पल उसका पूरा शरीर फट गया और उसका गंदा खून माइक और पास खड़े कुछ हिरणों पर पड़ गया। अब फंगस तुरंत माइक के दिमाग की तरफ बढ़ रहा था, जिससे वो अचानक गिर पड़ा और कई मिनटों तक उल्टी करता रहा। फिर फंगस ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया और उसे और लोगों को ढूंढने का हुक्म दिया। अब माइक समझ चुका था कि उसे नायोमी को ढूंढना है। बंदूक उठाकर वो बिल्डिंग के अंदर चला गया और एक जख्मी हिरन भी उसके पीछे पीछे आने लगा। उधर डीटीआर प्लेन के अंदर रॉबर्ट मार्टिन्स की मौत का वीडियो देख रहा था। तभी उसे वेस्ली का कॉल आया, जो उनकी डिवीजन का नया लीडर बन चुका था। वेस्ली को लगा कि रॉबर्ट शायद एक बंद केस को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहा है और शायद ये सिर्फ एक टूटे हुए सर्किट का मुद्दा हो। इसी पर दोनों के बीच में छोटी सी बहस हुई। फिर कॉल कट गया